हेलो वंशी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वियिंग आधी रात के समय वांगजी के रूम में चला आता है। वो वांगजी से कहता है, हांगुनजुन मुझे माफ़ करना, मैं आधी रात के समय तुम्हें विजिट कर रहा हूँ, क्या तुम प्लीज़ मुझे अंदर आने दोगे। वांगजी बिना किसी एक्सप्रेशन के दरवाज़ा खोल देता है। वियिंग के अंदर आने के बाद वांगजी दरवाज़ा बंद करता है और वियिंग से कहता है क्या हुआ। इसके बाद वो और कुछ कह पाता, वियिंग अपने ट्रू कलर्स दिखाना शुरू कर देता है और वांगजी की तरफ भागा हुआ चला जाता है। वो इमीडिएटली बिना किसी हेजिटेशन के उसे वॉल पर प्रेस कर देता है और एक ईविल स्माइल के साथ कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है हांगुनजुन, ये मेरा घर है, मेरी जगह है और इस रूम में सिर्फ हम दोनों हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। वियिंग धीरे धीरे उसके नज़दीक जाने लगता है। वांगजी कुछ टाइम के लिए खुद को काम डाउन करता है, पर वियिंग के स्माइलिंग फेस को देखकर वो कंट्रोल नहीं कर पाता। वो उसकी बैग को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे किस कर लेता है। वो दोनों किस करते हुए बेड पर आते हैं और दोनों बेड पर काफ़ी टाइम तक रोल करने लगते हैं। फिर वियिंग रोल करते हुए वांगजी के ऊपर आ जाता है और उसकी बेल्ट खोलने लगता है। तभी वांगजी को याद आता है कि वो किसी और के घर में है और वो वियिंग से कहता है, वियिंग हमें यहाँ नहीं करना चाहिए। वियिंग उससे कहता है, अगर तुम्हें ये रूम अच्छा नहीं लग रहा तो क्या तुम मेरे रूम में चलना चाहोगे। वांगजी की बात को इग्नोर करते हुए वो उसके फेस पर किस करने लगता है और उससे कहता है, लंजा लोटस कोव भी अब तुम्हारा घर ही है। वियिंग इम्पेशेंटली उसके कपड़े निकालता ही रहता है। तभी वांगजी को अपने लिखे हुए नोट्स याद आते हैं। शादी से पहले खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करना। वांगजी खुद से वियिंग को हटाता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है, पर वियिंग और भी ज़्यादा इम्पेशेंट होता जा रहा था। उसके पास वांगजी जैसा कंट्रोल नहीं था। वो डिससैटिस्फाइड फेस से कहता है, लंजा मुझे ये बताओ कि ये कौन सी जगह है, गुसू है या युनमग है, क्लाउड रिसेस है या लोटस कोव है। वांगजी उसे ऑनेस्टली कह देता है, हम युनमग में हैं, लोटस कोव में। वियिंग उसके चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है, जब हम लोटस कोव में हैं तो तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी होगी, समझ गए ना। अब जल्दी से अपने कपड़े निकालो। आधी रात तक उन दोनों के बीच यही चलता रहता है। वियिंग को ऑलरेडी फील हो गया था कि इस रात वो कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक था, पर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांगजी और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। शुरुआत में वांगजी खुद पर कंट्रोल कर रहा था और वियिंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर एंड में वियिंग था जो वांगजी से दया की भीख मांग रहा था, क्योंकि वांगजी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों के कुछ दिन इसी तरह युनमग में पीसफुली निकल जाते हैं। वियिंग वांगजी को वो हर जगह घुमाने के लिए ले जाता है जहाँ वो हमेशा से ले जाना चाहता था। और फिर एक दिन वियिंग को याद आता है कि वो लंजा को अभी तक लोटस लेक घुमाने के लिए नहीं ले गया है, और वो वांगजी से पूछता है, लंजा क्या तुम लोटस लेक देखना चाहोगे। वांगजी उसे हाँ कर देता है। वियिंग वांगजी को लोटस पॉन्ड लेकर आता है और वो दोनों एक बोट हायर करते हैं। वो ज़्यादा बड़ी बोट नहीं थी, उसमें केवल 2 लोगों की ही जगह थी। बोट के एक एंड पर वियिंग और दूसरे एंड पर वांगजी बैठा हुआ था। वियिंग नोटिस करता है कि वांगजी काफ़ी सीरियसली लोटस पॉन्ड में जो सीड पॉट्स थे उनकी तरफ देखे जा रहा था। वियिंग वांगजी से पूछता है, लंजा फ्यूचर में अगर तुम्हारा कुछ करने का मन करे तो तुम मुझसे डायरेक्टली कह सकते हो, तुम्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी उससे कहता है, मेरी क्लान में एक रूल है, कोई भी इंसान अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वियिंग इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, हांगुनजुन तुम इस वक्त मेरे साथ हो, हमेशा क्लान रूल्स की बातें क्यों करते रहते हो। वो तुरंत खड़ा होता है, 2 स्टेप्स चलते हुए वांगजी के पास आता है और उसके फेस पर किस कर लेता है। वांगजी अचानक से उससे कहता है, वियिंग ये क्या कर रहे हो, ये दिन का समय है। लेकिन वियिंग बिल्कुल शेमलेस पर्सन की तरह अपने लिप्स लिक करते हुए कहता है, तो क्या मैंने कोई क्लान रूल तोड़ दिया क्या। वांगजी उसकी बात पर स्पीचलेस रह गया था। वियिंग सिंपली उसके पास जाकर बैठ जाता है। बोट में एक तरफ ही दोनों लोगों के वेट की वजह से बोट उसी तरफ ही जाने लगती है और वियिंग वांगजी से कहता है, लंजा मैं सोच रहा था गुसू में बहुत सारे रूल्स हैं, गुसू मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अब वो वांगजी के थोड़ा और नज़दीक जाकर हंसते हुए कहता है, क्यों ना तुम युनमग आ जाओ, यहाँ पर कितना डिलीशियस फूड होता है, हम यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ की सीनरी इतनी ब्यूटीफुल है और लोटस फ्लावर ब्लॉसम्स भी हैं, हम यहाँ आकर बहुत एंजॉय करेंगे।
वांग जी अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो यिंग हंसते हुए कहता है, ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेंगे। शाम के समय वो दोनों वापस लेक के किनारे तक आ जाते हैं। वयिंग के हाथ में काफ़ी सारे सीड पॉड्स थे। वो दोनों अब युनमक की रोड्स पर घूम रहे थे, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग फूड सेल कर रहे थे। कुछ लोग थे जो अपने वर्क में बिजी थे, ड्रिंक कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वयिंग अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है, लंजा, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? वांग जी उससे हाँ कर देता है। वो दोनों एक फूड स्टॉल पर जाते हैं, जहां वयिंग कुछ स्नैक्स ऑर्डर करता है। इस बीच वयिंग कैजुअली उस शॉपकीपर से बातें करने में लग जाता है। तभी घोड़े पर सवार होकर वेंचिंग वहां आती है। वयिंग को देखते ही वो उसकी तरफ भागते हुए आती है और उसकी स्लीव्स पकड़ते हुए कहती है, यंग मास्टर वे, प्लीज़ आन्यंग को बचा लीजिए। वेंचिंग की ऐसी हालत देखकर वयिंग और वांग जी तुरंत उसके पास पहुंचते हैं। वांग जी ने लैंडिंग से युनमक आने से पहले सारे वैन मेंबर्स और वैनिंग के लिए अरेंज कर दिया था, जिससे वो कहीं और जाकर रह सकें। वो सब अपना भेस बदल कर गए थे, पर उनकी आइडेंटिटीज़ फिर भी एक्सपोज हो गई। इस वजह से इससे पहले कि वैनिंग और उसके सारे ग्रुप के मेंबर्स कहीं सेटल हो पाते, उनका सामना कल्टिवेटर्स से हो गया, जो उनसे बदला चाहते थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो वैन्स हैं। इसलिए वेंचिंग वयिंग की मदद मांगने के लिए यहाँ तक आ गई थी। वयिंग ये सारे इंसिडेंट को काफ़ी लंबे समय तक सोचता है और फिर उसे वांग जी का वो ड्रीम याद आता है। कहीं ना कहीं उसे भी रियलाइज़ होने लगता है कि कोई ना कोई इनविजिबल हैंड तो है जो जानबूझकर वयिंग को एक ट्विस्टेड रूट की तरफ पुश कर रहा है। वो कल्टिवेटर्स जिन्होंने वैनिंग को पकड़ लिया था, वो पावरफुल क्लैन से नहीं थे। वो जांग और लैन क्लैन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे, इसलिए वो वैन क्लैन मेंबर्स को जाने देते हैं। वयिंग वैन मेंबर्स के साथ रहने के लिए कहता है, तो वांग जी उससे कहता है, तुम जहाँ भी जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि जैसे वही सुबह हो रहा हो जैसा उसने अपने सपने में देखा था। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि वो वयिंग के साथ खड़ा था। सब लोग साथ बैठकर मेलन सीड्स खा रहे थे। वेंचिंग और वयिंग आगे के इश्यू को डिस्कस कर रहे थे। तभी 2 साल का वैन आयुएन वयिंग के पास आता है और उसके पैरों को हक कर लेता है। वेंचिंग कहती है, हम हमेशा वेजिटेबल्स नहीं खरीद पाएंगे, यहाँ लार्ज प्लॉट है, हमें कुछ ग्रो करना शुरू कर देना चाहिए। वयिंग अग्री करते हुए कहता है, हाँ, जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स हमारे पास होंगी हम उन्हें सेल भी कर सकेंगे, हमें पोटैटोज उगाना चाहिए। वेंचिंग कहती है, नहीं, हमें रेडिश उगाना चाहिए। तो वयिंग कहता है, पोटैटोज रेडिश से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। वेंचिंग कहती है, लेकिन रेडिश जल्दी ग्रो करती हैं। वयिंग कहता है, रेडिश का टेस्ट तो बुरा होता है ना। वेंचिंग कहती है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? वयिंग कहता है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? उन दोनों में से किसी के पास भी ज़्यादा मनी नहीं थी। वयिंग क्योंकि जल्दी में आया था तो वो अपने साथ ज़्यादा मनी लेकर नहीं आया था। जब वो दोनों इस बात पर एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, तब वांग जी साइलेंटली उनके पास आता है और मनी बैग को एक स्टोन पर रखता है। वो वयिंग और वेंचिंग से कहता है, पोटैटोज और रेडिश तुम दोनों उगा सकते हो। अब वो सब लोग आपस में मिलकर ट्री ब्रांचेस को काटकर अपने लिए हाउस बिल्ड करने लगे थे। वयिंग ने अपने खुद के ब्लड से उस एरिया में एक सर्कल ड्रॉ कर दिया था। वयिंग एक पहाड़ी पर बैठा हुआ था, तभी वांग जी उसके पास आता है। वयिंग के सर्कल ड्रॉ करने की वजह से उसकी ब्लड की स्मेल वांग जी स्निफ कर सकता था। वांग जी स्लोली उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। वयिंग काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से पहले से ही बहुत डिजी फील कर रहा था। जैसे ही वांग जी उसे हक करता है, वयिंग भी उसकी बाहों में खुद को एकदम रिलैक्स फील करता है। वांग जी उसे ऐसे ही हक किए रहता है। दोनों एक दूसरे से कुछ समय के लिए कुछ नहीं कहते। तभी वयिंग अचानक से मुड़ता है, वांग जी के नेक के अराउंड अपने हाथ रैप करते हुए उसके लिप्स पर किस कर लेता है। वांग जी भी इस बार अशेम्ड फील नहीं कर रहा था। वो वयिंग से ये नहीं कहता कि ये दिन का समय है, बल्कि वो उसकी वेस्ट को पकड़ लेता है और उसे खुद को किस करने देता है। वयिंग वांग जी को लिप्स पर और फिर उसके नेक पर किस करते हुए उसके कान में कहता है, हंगुंजुन, क्या तुम्हें मेरी परवाह हो रही है? वांग जी उसे टाइटली हग कर देता है और कहता है। वयिंग कहता है, तो तुम मेरे साथ क्या करना चाहोगे? वयिंग तुरंत अपनी आंखें बंद करता है, वयिंग की रिस्ट को पकड़ता है और तुरंत एक ब्लू लाइट ग्लो होने लगती है, यानी वो उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। वयिंग को काफ़ी कंफर्टेबल तो फील हो रहा था, पर वो वांग जी के हाथ को स्लैप मारकर हटा देता है और उससे कहता है, तुम सच में एक वेजिटेरियन ही हो लंचा। वो दोनों हाथों में हाथ दिए अपनी केव वापस लौट आते हैं।
उस केव में कोई फर्निशिंग नहीं थी, बस वहाँ एक पत्थर था जिसे बेड की तरह इस्तेमाल किया जाना था। विंग वांगजी और अपनी उस केव के चारों ओर साउंड प्रूफ स्पेल लगा देता है और उस स्टोन जैसे बेड पर वांगजी को पुश करता है। बेड पर ब्लैंकेट था तो वांगजी को ज़्यादा हर्ट नहीं होता। विंग वांगजी के चिन पकड़ते हुए कहता है, हांगुंजुन, अपनी वेल्थ और ग्लोरी को छोड़कर तुम यहाँ मेरे साथ इस शैबी से प्लेस में रह रहे हो। वांगजी उससे कहता है, मैं कोई वेल्थ और ग्लोरी में नहीं रहता। विंग उसे किस करते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया। वांगजी भी उसकी वेस्ट को पकड़ने की कोशिश करता है पर विंग स्लैप मारकर उसका हाथ फिर से हटा देता है और उससे कहता है, लंजा, इस बार केवल मैं तुम्हें प्लेजर दूंगा। वो वांगजी के ऊपर आकर बैठ जाता है। उसका पूरा फोरहेड स्वेटी हो गया था। जितना ज़्यादा वो टायर्ड था उतना ज़्यादा ही उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वांगजी बार बार उसके वेस्ट को पकड़ के उसे सपोर्ट देने की कोशिश करता है पर विंग बार बार उसका हाथ हटा देता है। विंग प्लेजर की वजह से इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। आखिरकार वांगजी विंग के उन दोनों हाथों को पकड़ लेता है जिससे विंग बार बार उसे स्लैप कर रहा था। वो अपने फिंगर्स को विंग के फिंगर्स में फंसा लेता है और एक बार फिर विंग की बॉडी में ब्लू लाइट ग्लो करने लगती है। इस बार विंग वांगजी को रिफ्यूज़ नहीं करता बल्कि उसे बहुत एंजॉयमेंट फील हो रहा था। प्लेजर के साथ साथ वांगजी उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर भी दे रहा था। वो दोनों एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड थे। वांगजी ने विंग को देखा था कि विंग ने कितना ज़्यादा ब्लड यूज़ किया था और काफ़ी टेक्निक्स को परफॉर्म किया था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि विंग को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो। जैसे जैसे वांगजी उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देना शुरू करता है, विंग उससे कहता है, लंजा, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। किसी ने सच कहा है, 12 कल्टिवेशन की वजह से बहुत कंफर्टेबल और सूदिंग फील होता है। विंग को इतना कंफर्टेबल होता हुआ देख वांगजी उसकी वेस्ट को पकड़ता है और इस बार वो उसके ऊपर आ जाता है। वो उसके साथ काफ़ी फियर्सली पेश आने लगता है। विंग प्लेजर की वजह से अब कोई भी साउंड नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। वांगजी उसे सांस लेने का भी समय नहीं देता और अपने एक्शंस को रिपीट करता जाता है। विंग स्पीकिंग में बहुत अच्छा था पर इस सिचुएशन को देखकर वो कुछ नहीं कह पा रहा था। आखिरकार वो हार मान लेता है और बुरी तरह थककर वांगजी के ऊपर ही लेट जाता है। वांगजी का हार्ट भी विंग की ये हालत देखकर सॉफ्ट हो गया था। वो अपने एक्शंस थोड़ा सा स्लो कर देता है पर ठीक उसी वक्त वो उसके शोल्डर्स पर बाइट भी कर लेता है। विंग अब अपनी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से खो चुका था। वो सॉफ्टली वांगजी के शोल्डर्स को हग करते हुए लेट जाता है। उनकी लव मेकिंग के बाद वांगजी बाहर जाकर उन दोनों को क्लीन करने के लिए पानी लेकर आना चाहता था। वो जैसे ही बेड से उठता है तो उसे याद आता है कि वो अब क्लाउड रेसिस में नहीं है। उसकी नज़र विंग पर जाती है जो उस स्टोन जैसे बेड पर लेटा हुआ था। उसके कपड़े पूरी तरीके से मैसी हो गए थे। फेस से वो बहुत एग्जॉस्टेड दिख रहा था जिस वजह से वो सो गया था। विंग ने एक ब्लैंकेट को हग किया हुआ था। वांगजी उसकी ऐसी हालत देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके चीक्स को टच करता है, उसके गालों पर पिंच करता है, उसके फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करता है और फिर वहाँ से जाता है। केव से थोड़ी दूरी पर ही रिवर थी। वांगजी रिवर के पास जाता है बकेट भरने के लिए। तभी वो वैनिंग से मिलता है जो वहाँ पानी भरने के लिए आया हुआ था। वैनिंग रिवर में से पानी भरने से पहले एक स्पेल बोलता है, कुछ एशेस वाटर में डालता है और उसके बाद बकेट से पानी भरता है। जैसे ही वो वांगजी को देखता है वो उसे सैल्यूट करते हुए कहता है, हांगुंजुन, अगर आप भी यहाँ पानी भरने आए हैं तो आपको भी थोड़ी एशेस बर्न करनी होंगी। यंग मास्टर वे ने कहा था कि यहाँ का पानी भी ईवल से अफेक्टेड है तो हमें केयरफुल रहना चाहिए। वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। जैसे ही वैनिंग वहाँ से जाने लगता है तो वो देखता है विंग भी वहाँ आ गया था। विंग की लूज कॉलर के अंदर से वाइट मार्क्स क्लियरली विजिबल थे, जिन्हें देखकर वैनिंग का फेस बुरी तरह ब्लश करने लगता है। वो सीधे अपनी बकेट उठाता है और वहाँ से चला जाता है। विंग अपनी कॉलर्स को कैजुअली पुल कर लेता है। वांगजी बकेट्स में पानी भरने लगता है पर सडनली विंग पीछे से आकर उसे हग कर लेता है। वांगजी उससे कहता है, विंग, नॉटी हरकतें मत करो। विंग स्माइल करने लगता है। वो मनी बैग जो वांगजी ने उन्हें दिया था वो अपनी चेस्ट में रखता है और उसकी बैग पर ऐसे ही लेटे हुए कहता है, कुछ मनी मैंने यूज़ कर ली है लंजा, मैं ये मनी बैग बाद में तुम्हें वापस कर दूंगा। वांगजी उससे कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है।
वही कहता है, मुझे तुम्हारी मनी वापस करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो वैनिंग और बाकी सब की मनी की बात कर रहा हूँ। वांग जी के एक्सप्रेशन सडनली चेंज होते हैं। वो विंग को अपनी बैग पर कैरी कर लेता है और उसके पैरों को पकड़ लेता है। विंग उससे कहता है, वेट लंजाओ, मुझे नीचे उतारो। वांग जी मना कर देता है। विंग कहता है, प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। वांग जी को लगता है कि कहीं विंग को हर्ट तो नहीं हो रहा है। वो कंसर्न के साथ विंग से पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? विंग थोड़ा नॉटी हरकत करने का सोचता है। वो वांग जी के कान में कहता है, ऐसा नहीं है लंजा, पर अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने मेरे साथ किया था, उसके बाद तुम्हें मुझे इस तरह बैग पर नहीं उठाना चाहिए। वांग जी तुरंत उसकी बात समझ जाता है। वो उसे नीचे उतारता है और उससे कहता है, विंग। विंग अपनी बैली पकड़ते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो वांग जी से कहता है, मैं सच ही तो कह रहा था लंजा, क्या तुम्हें पता भी है तुमने मेरे साथ क्या किया है? विंग फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी का मूड अब एकदम चेंज हो जाता है। वो एक हाथ से विंग की वेस्ट और दूसरे हाथ से उसके पैरों को उठाता है और उसे अपनी गोद में पकड़ लेता है। विंग कहता है, लंजा, ये क्या तरीका है, मुझे नीचे उतारो। वांग जी के ईयर्स बहुत रेड थे, पर वो विंग की एक बात नहीं सुनता, बल्कि वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ विंग से शट अप कह देता है। अब एक दिन विंग अपने फील्ड में बैठा हुआ था, वैन क्लैन मेंबर्स को सॉइल डिग करते हुए देख रहा था। तभी जेंगशा वहाँ आता है। जेंगशा के साथ ज़ेवुजुन यानी लैन शिचैन भी आया हुआ था। उन दोनों ने आपस में अपॉइंटमेंट बना ली थी और वो साथ में ही माउंटेन आए थे। वो चारों साथ में बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। चारों के ही फेस पर अजीब एक्सप्रेशंस थे। चारों के बीच का साइलेंस तोड़ने के लिए विंग शुरुआत करता है और स्माइल करते हुए कहता है, सेक मास्टर जांग, ज़ेवुजुन, आप दोनों काफ़ी दूर से आए हैं। हम आपको ठीक से ट्रीट भी नहीं कर पा रहे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। शिचैन टी पीते हुए कहता है, यहाँ की कंडीशन बहुत बुरी है यंग मास्टर वे, क्या आपको यहाँ रहने की आदत है? विंग कहता है, मैं यहाँ ठीक हूँ ज़ेवुजुन, लेकिन शायद हांगुन जिन को यहाँ सफ़र करना पड़ रहा होगा। तभी वांग जी विंग को इंटरप्ट करते हुए कहता है, नहीं, मुझे भी यहाँ की आदत है। लेकिन जेंगशा, जिसके फेस पर एक एंग्री एक्सप्रेशन था, वो विंग की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, अभी के अभी मेरे साथ वापस चलो। विंग कहता है, ठीक है, मैं चलूँगा, पर क्या तुम इन सब के लिए एक जगह ढूंढ सकते हो जहाँ ये पीसफुली रह सकें? जेंगशा फिर गुस्से में कहता है, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, तुम पहले मेरे साथ घर चलो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे जाने के बाद यहाँ की इविल थिंग्स को कोई सप्रेस नहीं कर पाएगा और ये माउंटेन पूरी तरीके से पागल हो जाएगा। जेंगशा को और भी गुस्सा आने लगता है तो शिचैन कहता है, सेक मास्टर जांग, हम आराम से भी बातें कर सकते हैं। अब वो वांग जी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, वांग जी, तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? वांग जी तुरंत कह देता है, मैं विंग के साथ ही रहूँगा। शिचैन स्माइल करते हुए कहता है, वांग जी, तुमने यहाँ रहने का सोच लिया है, पर तुम्हें यहाँ के प्रोज एंड कॉन्स भी पता है ना? क्या तुम ये सब के बाद भी यहाँ रहना चाहते हो? वांग जी अपना सिर झुकाते हुए हाँ में सिर हिला देता है। पर जेंगशा से अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए खड़ा होता है और कहता है, वेवुशन, तुम्हें जो करना है वो करो, पर क्या तुमने ये सब के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा है? जांग क्लान को ये सबसे क्या बेनिफिट होगा? विंग कहता है, जेंगशा, क्या तुम भूल गए वेंजिंग और वेनिंग ने एक बार हमें कितने बड़े डिजास्टर से बचाया था? मैं बस उन्हें रीपे करना चाहता हूँ। जेंगशा कहता है, फिर मैं बाहर जाकर सबको क्या एक्सप्लेन करूँ? सारे कल्टीवेटर्स इस वक्त वैन क्लैन मेंबर्स के खून के प्यासे हैं और तुम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानबूझकर दुश्मनी नहीं ले रहे हो। विंग कुछ कहने की कोशिश करता है पर वो कुछ नहीं कह पाता। तभी वांग जी कामली उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी जेंगशा से कहता है, सेक मास्टर जांग, यहाँ रहने का हमारा एक पर्पस है। इस माउंटेन की स्पिरिट्स को सप्रेस नहीं किया गया है। अगर विंग और मैं यहाँ से चले जाते हैं तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा, इसलिए मैं और विंग यहाँ रुकना चाहते हैं। जेंगशा विंग के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, इतने सालों से वैन क्लैन मेंबर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं पर फेल रहे। तुम अकेले इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाओगे? विंग उसका हाथ हटाते हुए कहता है, जेंगशा, तुम्हें पता है ना कि मैं बाकी सबसे अलग हूँ। मुझे बेरियल माउंट्स में फेंका गया था पर फिर भी मैं जिंदा वापस आया।
क्या तुम्हें मेरे जैसा कोई और पर्सन मिल सकेगा? जेंगशा उससे कहता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब की वजह से तुम्हारी खुद की लाइफ भी खतरे में पड़ सकती है? ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आज का पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।